आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आइसलैंड द गॉड्स का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनक्यू ने अपने पावरफुल दोस्तों के साथ मिलकर स्पेशल टीम को हरा दिया। स्पेशल टीम का लीडर वांग में उसे बताता है कि लिनक्यू ने एंशिएंट चर्च के लोगों से बच के रहना चाहिए। और फिर अगले ही दिन इन सभी न्यू ज्वाइनर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। इन्हें ड्रोन से बचते हुए कांगनान माउंटेन की पीक पर पहुंचना होगा और इस कॉन्टेस्ट के विनर को एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये सभी लोग माउंटेन की पीक की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें लिनक्यू की गॉड असाइलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाइट गॉडेस अपने इमेजिनरी बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। तभी वो देखती है कि लिनक्यू वहाँ से गुजर रहा है। नाइट गॉडेस को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिनक्यू ऐसे भाग क्यों रहा है। और अब हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनक्यू ड्रोन से बच के भाग रहा था। वो देखता है कि दोनों साइड से ड्रोन्स ने उसे घेर लिया है, तो उसने तुरंत ही क्लिफ के नीचे जंप लगा दी। वहीं पर हम चाओ युवान को देखते हैं, जो कि लिनक्यू को ढूंढने में लगा हुआ था और उसी वक्त लिनक्यू उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था ताकि वहाँ मौजूद सारे ड्रोन्स चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम शेन किंगजू को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ भाग रहा था। उनसे कहता है कि मैं ड्रोन्स को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तब तक तुम लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करो। तो सभी लोग स्प्रेड आउट हो गए। इस तरह से शेन किंगजू ने सारे के सारे ड्रोन्स अपने पीछे लगा लिए। वहीं दूसरी तरफ हम मॉली और बेली ट्यूमिंग को देखते हैं, जो कि एक जीप लेकर लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बेली ट्यूमिंग तो डर के मारे मॉली से ही चिपटने लगता है, इसलिए मॉली ने उसके मुंह पर एक पंच लगा दी। इधर शेन किंगजू सारे ड्रोन से बचते हुए अपने टीम के पास पहुंच चुका था। उन्हें बताता है कि हमें तेजी से माउंटेन की पिक की तरफ भागना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में ड्रोन्स यहाँ पर आ जाएंगे। और तभी उनमें से ही एक बंदे का ध्यान एक मैप पर जाता है, जो कि वहाँ के पेड़ पर चिपकाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बेली ट्यूमिंग की जीप एक डायनामाइट पर ब्लास्ट हो गई और ये सारी तबाही कंट्रोल रूम के लोग मजे से देख रहे थे। कमांडर युआन को बताया जाता है कि बस अब 20 लोग ही बाकी हैं, शायद उन्हीं में से एक विनर बनेगा। तो कमांडर युआन इनकी अल्टीमेट टेस्ट स्टार्ट करने का हुक्म देते हैं, यानी कि अब इनकी मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होगा। लिनक्यू देखता है कि कहीं पर धमाके हो रहे तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। उसी रिवर में मॉली भी गिरने लगती है, जिसे बेली ट्यूमिंग चाह कर भी बचा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही एक क्लिफ से लटका हुआ था और अब उसका हाथ तुरंत ही फिसलने लगता है। मगर उसी वक्त लिनक्यू ने आकर उसे ऊपर खींच लिया। चाओ युआन बेली को बता रहा था कि अब उसने संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि अब बेली के पास बस एक ही लाइफ बाकी थी। मगर बेली तो बस मॉली के बारे में सोच रहा था। तो लिनक्यू उसे बताता है कि मॉली एक रिवर में गिर चुकी है और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे ज्यादा चोट नहीं आएगी। तब तक वहाँ पर ढेर सारे ड्रोन्स पहुँच गए, इसलिए ये लोग भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शेन किंगजू के दोस्त को देखते हैं, जो कि उस मैप को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये मैप तो फेक है। इसलिए वो जल्दी से शेन किंगजू को इसके बारे में बताने लगा। मगर तब तक किंगजू तो उससे काफी दूर आ गया था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें जल्दी से ली लियांग को ढूंढना होगा। अभी लियांग है कौन, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक वहाँ पर कुछ ड्रोन्स पहुँच गए, इसलिए इन लोगों ने अपनी भागने की स्पीड बढ़ा दी और ऐसे ही करते करते दिन से रात हो गई। कमांडर युआन देखते हैं कि न्यू जॉइनर्स में से अब 9 ही लोग बाकी हैं, जिन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। इनका टारगेट था कांगनान माउंटेन की पिक पर पहुँचना। वही दूसरी तरफ हम शेन किंगजू के फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए शेन किंगजू सारे ड्रोन्स को अपने पीछे आने के लिए बता देता है। इसलिए सारे ड्रोन्स शेन किंगजू पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका लीडर एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए वो खुद ही ड्रोन्स के सामने जंप लगा कर एलिमिनेट हो जाता है। इस कॉन्टेस्ट में एलिमिनेटेड सारे बंदे कंट्रोल रूम में लाए गए थे और उन सबको बारी बारी पनिशमेंट दी जाती है, जिनमें ढेर सारे तो शेन किंगजू के साथी थे। इधर शेन किंगजू का एक दोस्त नीचे गिर गया था। तब तक सारे ड्रोन्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पर कंट्रोल रूम में एक बंदे को पूछा जाता है कि आखिर तुम लोग शेन किंगजू को इतना सपोर्ट क्यों करते हो। अब उस बंदे का जो भी जवाब था वो रेडियो के जरिए इन सभी को सुनाया जाता है। इधर शेन किंगजू भी ड्रोन्स के साथ फाइट करते हुए वो सारी बातें सुन रहा था। वो बंदा बताता है कि हमारे टाउन में एक गैंग है, जो कि हमें हर रोज बुली करती थी, लेकिन हमने शेन किंगजू को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद शेन किंगजू को इस बारे में पता चल गया, तो उसने हमारे खातिर अकेले ही जाकर उस पूरी गैंग का सामना किया था। उस फाइट की वजह से उसे स्कूल से निकाला गया। उसने हमारे खातिर अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया और इसी वजह से हम शेन किंगजू को सपोर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि उसके जैसा गुस्से वाला इंसान कोई नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है कि उसके जैसा रहम दिल भी कोई नहीं।
वही दूसरी तरफ शिन किंगजू ड्रोन के साथ फाइट करके थक गया था। उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरे पाँव पर चोट लगी है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे साथ आप भी एलिमिनेट हो जाओगे। जिस पर शिन किंगजू कहने लगा कि हम भाई हैं, भला मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर एलिमिनेट होना ही है तो हम साथ में हो जाएंगे। और फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। वो ड्रोन्स को चैलेंज कर रहा था कि मुझ पर अटैक करो। कमांडर युआन तो उसका ये जज्बा देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इधर हम लिनक्यू और उसके दोस्तों को देखते जो कि एक ब्रिज पर पहुंच गए थे। ये लोग भी शिन किंगजू के बारे में ही डिस्कस करते हैं। बेली टिमिंग चाओ युआन से कहने लगा कि पता नहीं ये लोग शिन किंगजू को इतना ब्लाइंडली फॉलो कैसे कर सकते हैं। अगर वो इतना ही एरोगेंट है तो उसे ट्रेनिंग कैंप में बुलाया ही क्यों गया। अब चाओ युआन इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले ये लोग देखते कि वो जिस ब्रिज से आगे बढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जो देखकर तो बेली टिमिंग नीचे बैठकर रोने लगा। वो कह रहा था इससे ज्यादा तो मैं चल ही नहीं सकता, मेरे पाँव में चोट लगी है। और तब तक वहाँ पर ढेर सारे ड्रोन्स भी पहुँच गए थे, इसलिए बेली टिमिंग उन ड्रोन के सामने ही खड़ा हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि प्लीज तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन ड्रोन्स को बिजी रखूंगा। उसे भी शिन किंगजू जैसा महान बनना था, लेकिन बेली टिमिंग के दोस्त काफी ज्यादा कमीने थे। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो दोनों मिलकर बेली टिमिंग को कैरी करते हुए केव की तरफ भागने लगते हैं। बेली टिमिंग उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि प्लीज मुझे नॉकआउट होने दो, मैं भी तुम्हारी नजरों में महान बनना चाहता हूँ, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए बेचारा बेली टिमिंग चिल्ला चिल्ला कर ही बेहोश हो गया। इधर कंट्रोल रूम के लोग डिस्कस करते हैं। उन्हें पता था कि थोड़ी देर में बेली टिमिंग और चाओ युआन एलिमिनेट हो जाएंगे। इधर केव में आने के बाद बेली टिमिंग बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले जाएं, मगर ये लोग भी वहीं पर रुक गए। इधर चाओ युआन लिनक्यू से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मेरे में कोई ताकत नहीं बची। मुझे नहीं लगता कि मैं इस कॉन्टेस्ट में और ज्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा, और अगर इसी दरमियान में बेहोश हो गया तो मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में कौन अवेकन होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे पापों को क्लींस कर सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर बार मेरे सामने सर्वेंट जैसा बिहेव करो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। वैसे देखा जाए तो बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। तो चाओ युआन भी उसे बताने लगता है कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैंने बचपन से ही कभी कोई दोस्त बनाया नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। जिसके बाद हमें चाओ युआन के बचपन की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं। उस वक्त चाओ युआन महज 6 सालों का था। उस दिन अचानक से उसकी बॉडी में एक इवल पावर ने एंटर किया। उस पावर को चाओ युआन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसी के चलते उसने एक वेपन उठा लिया। थोड़ी देर में चाओ युआन के हाथों पूरा विलेज खत्म हो गया, और इसी सीन को आज तक रिग्रेट करता है। उसके ख्याल से ये सब उसी की वजह से हुआ। अगर वो जिंदा ही नहीं होता तो शायद वो लोग मारे नहीं जाते। हालांकि ट्रेनिंग कैंप के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें चाओ युआन का कोई दोष नहीं, बल्कि दोष तो उसके अंदर मौजूद फॉरबिडन रूइंस का है। मगर चाओ युआन का मानना ये है कि अगर वो खुद की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इट मीन्स कि उसकी पावर की वजह से जो भी लोग मारे जाएंगे उन सब का ब्लेम उसी पर आएगा। और इतने सालों की रिग्रेट की वजह से ही चाओ युआन की फॉरबिडन रूइंस उस पर भारी पड़ गई, और अब बस उसे कंट्रोल करना लिनक्यू के हाथ में है। साथ ही लिनक्यू उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो चाओ युआन के हाथों कोई सिन नहीं होने देगा। जिसके बाद वो चाओ युआन से मजाक में कहने लगा कि देखो बेली टिमिंग तो मर चुका है, तो क्यों ना हम अपने सफर में आगे बढ़े। ये सुनकर बेली टिमिंग तुरंत ही उठ गया। वो कह रहा था भाई यार जिंदा बच्चे को क्यों मार रहे हो यार, ये देखो मेरे पास ये 2 गन्स है, तो क्यों ना हम इनकी मदद से ड्रोन्स को उड़ा दे। मैं जानता हूँ कि मैं इस कॉन्टेस्ट में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा रास्ता तो क्लियर कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर ड्रोन्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। वो कह रहा था ये लो तुम्हारा बाप बाहर आ गया, अब अगर दम है तो मुझ पर अटैक करो। तो उन ड्रोन्स ने तुरंत ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इस पर ढेर सारे अटैक करना शुरू कर दिए, और इसी का फायदा उठाते हुए लिनक्यू ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर बेली टिमिंग और चाओ युआन मिलकर उन ड्रोन्स को रोक रहे थे ताकि लिनक्यू बिना किसी परेशानी से उस केव से बाहर चला जाए। इधर कंट्रोल रूम में कमांडर युआन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। इन्हें नए रिक्रूट्स में कोई भी खुदगर्जी नजर नहीं आ रही थी। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि लिनक्यू अब टारगेट के नजदीक आ चुका है। थोड़ी ही देर में वो कांगनान माउंटेन के पीक पर पहुंच जाएगा। इधर लिनक्यू को पता ही नहीं था कि वो टारगेट के कितने करीब है, मगर उसने तो डिसीजन लिया था कि वो अपनी सारी लिमिट को टेस्ट करेगा। इधर कमांडर युआन भी लिनक्यू का स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहने लगे कि थोड़ी देर में लिनक्यू माउंटेन की पीक पर पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से हमने भी माउंटेन पीक की तरफ
तरफ रवाना होना चाहिए। मगर तभी इन्हें एक वार्निंग मिलती है। दरअसल